Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Chapter number 2 we have already done what are the vectors and the types of the vectors. इसके बाद जो important, ये बहुत ही important chapter है आपका, chapter number 2 और chapter number 1, जिसमें से कोई ऐसा टेस्ट ही नहीं जिसमें MCQs नहीं आए हो। आपने देखा था पहला चैप्टर में भी हमने पूरा डिटेल के साथ उसको किया, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स का कहना सर ऐसे तो कोर्स कैसे कंप्लीट होगा। बेटा आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, हम इतने अरसे से पढ़ा रहे हैं, हमें पता है कि कोर्स किस टाइम में किस तरह से, कई चैप्टर ऐसे हैं जो आपके 1 या 2 लेक्चर्स में भी कंप्लीट हो जाते हैं, लेकिन जिसमें से ज्यादा MCQs बनते हैं उसको हमें बड़ी डिटेल में पढ़ाना पड़ रहा है। तो अब हम जो है वेक्टर स्केलर की एडिशन के हवाले से हम प्रॉपर्टीज की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले याद होगा आपको, मैंने कहा था वेक्टर्स कैन नॉट बी एडिड सब्ट्रैक्टेड बाय द सिंपल अर्थमेटिक मेथड्स। तो उसका मतलब उसके लिए कुछ डिफरेंट मेथड है। तो एक आपके पास ग्राफिकल मेथड फॉर द एडिशन ऑफ द वेक्टर्स है, और दूसरा आपके पास जो मेथड है उसको हम क्या कहते हैं, वो है एनालिटिकल या ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड। तो एडिशन ऑफ द वेक्टर्स बाय ग्राफिकल मेथड में जो पहला हम पढ़ रहे हैं वो आप देखें, एडिशन ऑफ द वेक्टर्स बाय हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल क्या है? अगर सपोज करें डिफरेंट वेक्टर्स मिले हुए इन अ डिफरेंट डायरेक्शंस, उनको अगर हम ऐड करना चाह रहे हैं, लेट सपोज 3 वेक्टर्स आपके पास गिवन है। एक वेक्टर ए है आपका, जिसको हमने रिप्रेजेंट किया वेक्टर F1 कह देते हैं। वेक्टर F1 है जिसको आपने ए बी से रिप्रेजेंट किया। एक वेक्टर आपका F2 है, इसको हमने रिप्रेजेंट किया सी डी से। एक वेक्टर आपके पास इस तरह से है जिसको हमने डी ई से शो किया, और ये वेक्टर आपका है F3। लेट सपोज ये 3 आपके पास वेक्टर मैंने शो किए। 3 भी हो सकते हैं, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। अगर इनको आपने हेड टू टेल रूल के मुताबिक ऐड करना, तो देखो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप पहले वेक्टर को ड्रा करें। ये आपका जनाब पहला वेक्टर, जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में, कौन सा? F1। फिर दूसरा वेक्टर आपका कहां जा रहा है? इस तरह से है, तो आप उसी डायरेक्शन में, ये आपका दूसरा वेक्टर आ गया F2। तीसरा वेक्टर आपका इस तरफ है, तो ये आपका तीसरा वेक्टर आ गया F3। आपने देखा हमने क्या किया कि फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ ऑल द वेक्टर्स अकॉर्डिंग टू देयर मैग्नीट्यूड, फिर add the tail of the second vector with the head of the first. We added the tail of the second vector with the head of the first, and then the tail of the third with the head of the second. So there were the 3 vectors. अगर इससे ज्यादा हो तो and so on you can add them. फिर एक और वेक्टर आपने ड्रा करना है, कहां से? From the tail of the first to the head of the last. This is known as the resultant vector. This is known as head to tail rule. तो अब अगर आप डेफिनेशन की तरफ ऊपर देखेंगे तो आपको डेफिनेशन सारी नजर आ रही है। डेफिनेशन इसकी क्या बनेगी? हेड टू टेल रूल की डेफिनेशन समझें बेटा, क्या है? इफ द head of the one vector coincides with the tail of the second, and so on, and then the other vector drawn from the tail of the first to the head of the last vector is known as resultant vector. So this is known as head to tail rule for the addition of the vectors. उसके बाद एक और लॉ हम पढ़ लेते हैं, जो देखें आप क्या लिखा हो, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम है क्या चीज? इफ द 2 वेक्टर्स A and B represent the 2 sides of a parallelogram in magnitude as well as the direction, then their sum is equal to the diagonal of the parallelogram through their common points in a magnitude as well as in a direction. सब देखो समझने की कोशिश कीजिएगा, हेड क्या है? आपको ये तो पता ही होगा कि पैरेललोग्राम किसको कहते हैं? 4-sided shape in which the opposite sides are equal but the angles are not of the 90 degree. That's known as parallelogram. Let's suppose हम एक यहां पे ये वेक्टर A है और ये आपके पास वेक्टर B है, और बिल्कुल इसी तरह से अगर इसको हम कंप्लीट पैरेललोग्राम करें तो जितना जिस डायरेक्शन में ये वेक्टर होगा एग्जैक्टली इसी डायरेक्शन में एक और वेक्टर यहां पे हमारे पास आएगा। ये क्योंकि B को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये भी किसको करेगा? B को। ये वेक्टर A है तो ये भी वेक्टर A बन जाएगा। और अब अगर आप देखें, आप अगर कहें कि वेक्टर A और B का रिजल्टेंट क्या होगा, तो डायगोनल ऑफ दिस वन, लेट्स सपोज दिस वन इज द रिजल्टेंट ऑफ A plus B as well as this one is also the resultant of B plus A. So this is known as parallelogram law. पैरेललोग्राम लॉ के बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है
कि अगर किसी वेक्टर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए, या तो वो पॉजिटिव नंबर होगा या नेगेटिव नंबर होगा, या आप ये भी कह सकते हैं किसी स्केलर क्वांटिटी से भी मल्टीप्लाई किया जाए, तो फिर क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। अब पहले हम कर रहे हैं पॉजिटिव नंबर के साथ। When a vector is multiplied by a positive number or a scalar, only its magnitude may be changed, but its direction remains the same as that of the original vector. Let's suppose एक कोई नंबर है, n is a number, इसको आपने एक वेक्टर v के साथ मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास यहां पे क्या होगा? इसका मैग्नीट्यूड तो इंक्रीज होकर नया वेक्टर ये बनेगा। कैसे? सपोज करें n इज इक्वल टू +2, पॉजिटिव नंबर, ये है पॉजिटिव, n इज इक्वल टू +2। लेट्स सपोज वन वेक्टर इज गिवन, दिस वन इज द वेक्टर a and its magnitude of vector a is 3 Newton, for example this one is a 3 Newton। और अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये डबल हो जाएगा। दैट मीन्स नाउ द न्यू वेक्टर विल बी लाइक दिस, सो दिस विल बी एन ए मल्टीप्लाई कर, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? दैट वुड बी +6 न्यूटन। यू नो द डायरेक्शन रिमेन सेम। याद रखिएगा, वेक्टर के साथ प्लस या माइनस आता है तो उसकी क्या शो करता है? डायरेक्शन शो करता है, बट इट्स मैग्नीट्यूड इंक्रीजेस। लेकिन अगर यहीं पर पॉजिटिव +1 से अगर मल्टीप्लाई किया जाए, किससे मल्टीप्लाई करें हम नाउ? +1 से अगर करेंगे, याद रखिएगा किसी भी वेक्टर को +1 से करेंगे तो ना तो उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, ना ही उसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा, बल्कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी वही रहेगा। इसका मतलब है एन ए जो है न्यू वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड भी सेम है, उसकी डायरेक्शन भी क्या रहेगी? सेम रहेगी। बल्कि किसी पॉजिटिव नहीं, बल्कि किसी नेगेटिव नंबर के साथ अगर इसको मल्टीप्लाई किया जाए, जैसे -3 से मैंने कर दिया, तो आप देखें पहले आपका सपोज करें कि वेक्टर है d, और d बराबर है, d का मैग्नीट्यूड जो है, d का मैग्नीट्यूड क्या है? 2 मीटर है, लेट सपोज। और अब अगर इसको आप मल्टीप्लाई करने इससे, तो आपके पास अब जो है मैग्नीट्यूड 3 टाइम्स इसका इंक्रीज हो जाएगा। न्यू वेक्टर जो बनेगा वो उसका मैग्नीट्यूड एन डी का मैग्नीट्यूड आप मल्टीप्लाई जब करेंगे तो क्या बन जाएगा? आपके पास 6 मीटर बनेगा। लेकिन एक बात आप यहाँ पे ये माइनस में हो जाएगा, -3 × 2 करेंगे तो माइनस, ये माइनस क्या कर रहा है? अपोजिट डायरेक्शन को शो कर रहा है। याद रखिएगा वेक्टर के साथ जो साइन होती है उसकी डायरेक्शन को शो करती है, दैट वुड बी इन दैट डायरेक्शन। दैट मीन्स अगर किसी भी नेगेटिव नंबर से या किसी नेगेटिव स्केलर से किसी भी वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे अगर नेगेटिव होगा, अगर यहाँ पे माइनस है, तो फिर क्या होगा? उसका मैग्नीट्यूड में चेंज, या सेम भी हो सकता है, 1 से करेंगे तो सेम रहेगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? रिवर्स हो जाएगी। इसके बाद कुछ रूल्स हैं। जब इस नंबर को आप करते हैं तो आपके पास एक होता है, आपके पास द प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर नंबर करते हैं, तो ये 3 रूल्स को ओबे करता है। और वो रूल्स कौन से हैं आपके पास? पहला है कम्यूटेटिव। अगर सपोज करें n इज अ नंबर और v एक वेक्टर है, तो आप इसको पहले वेक्टर v इंटू n कर सकते हैं। इसका मतलब इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? इस प्रॉपर्टी को कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। दैट मीन्स दिस ओबेज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एक सेकेंड प्रॉपर्टी की तरफ अगर हम जाएं, अगर सपोज करें 2 नंबर हैं, एक आपके पास है n + m, इसको अगर किसी वेक्टर v के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या आप ये भी कर सकते हैं इसको कि n को मल्टीप्लाई किया v से और प्लस आपने m को मल्टीप्लाई किया v से। So this is known as, this one is known as distributive law of multiplication. This one is known as distributive law. अब एक और चीज, थर्ड लॉ जो आपके पास क्या है? एसोसिएटिव लॉ फॉर द मल्टीप्लिकेशन आपके पास क्या है? अगर सपोज करें 2 नंबर से m, पहले आपने क्या किया? n को v से कर लिया, और यहां पे आपने क्या किया? पहले आपने m को मल्टीप्लाई कर लिया किससे? v से, तब भी रिजल्ट सेम रहता है। दैट मीन्स इट्स आल्सो ओबे द एसोसिएटिव लॉ फॉर द एडिशन ऑफ द वेक्टर्स। So these were the laws which are obeyed by
the product of the scalar and vector quantity. Dear students, उसके बाद बहुत ही एक अहम टॉपिक आपका जो आपके पास है कोसाइन लॉ. अभी हमने दो लॉज पढ़े थे, ग्राफिकल मेथड्स. अब है एडिशन ऑफ द वेक्टर्स बाय एनालिटिकल मेथड और ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड. तो कोसाइन लॉ का आपको फार्मूला नजर आ रहा है. कोसाइन लॉ के बारे से एक बात तो ध्यान में रखिएगा, इसके रिजल्टेंट का जो फार्मूला होता है वो बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा. और स्टूडेंट्स के ध्यान में आता है सर यहाँ पे तो बुक में तो माइनस लिखा हुआ है कई जगहों पे. हाँ एग्जैक्टली वो मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा आपको कि माइनस क्यों. जब भी आपको एंगल बिटवीन द वेक्टर्स कहा जाए, लेट सपोज दिस वन इज द वेक्टर ए एंड दिस वन इज द वेक्टर बी, इनकी टेल्स के बीच में जो एंगल होती है ये थीटा, तो आपके पास यहाँ पे प्लस होगी. यानी दो टेल्स के बीच में एंगल आ जाए तो हम प्लस यूज करेंगे. और अगर इन्हीं दो वेक्टर्स को, ये सपोज करें वेक्टर ए है आपका यहाँ पे, हेड टू टेल रूल के मुताबिक अगर मैं इसको मिला दूं, वेक्टर बी को यहाँ पे ड्रा कर दूं, तो अब आपकी एंगल थीटा तो यहाँ पे थी, तो ये एंगल कितनी हो जाएगी, ये आपकी एंगल हो जाएगी 180 डिग्री माइनस थीटा. अगर ये आप यूज करेंगे तो यहाँ पे आपके पास फार्मूला क्या बन जाएगा, रिजल्टेंट का फार्मूला क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा. याद रखिएगा, जब हेड और टेल के बीच में एंगल अगर आप यूज कर रहे हैं तो फार्मूले में कोसाइन लॉ में माइनस यूज करेंगे, वरना यहाँ पे आप यूज क्या करेंगे, प्लस की साइन यूज करेंगे. और जब भी आपसे कहा जाए कि एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, तो आप समझ जाएं या तो वो एंगल दो टेल्स के बीच में है या दो हेड्स के बीच में, इसके अलावा नहीं हो सकती. अब इसी को यूज करते हुए हम कुछ इसकी प्रॉपर्टीज, इसको फार्मूले को ट्रिक्स की तरफ हम जा रहे हैं. तो पहले है if the angle between vector A and vector B is, let's suppose सबसे पहले हम 0 डिग्री पे करते हैं, 0 डिग्री, देन तो फिर इसका रिजल्टेंट क्या होगा. तो याद रखिएगा साइन लॉ आपके पास क्या था, R इज इक्वल टू आपके पास फार्मूला था ए स्क्वायर प्लस कोसाइन लॉ, आपका फार्मूला क्या था, कोसाइन लॉ R इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा. तो अब यहां पे जो रिजल्टेंट आपका बनेगा, अगर आप, मैं तो पूरा प्रूव कर रहा हूं लेकिन आपने प्रूव नहीं करना है, यहां पे जो आपका फार्मूला बनेगा, डियर स्टूडेंट्स, अब यहां पे कोसाइन लॉ को अगर यूज करें तो R इज इक्वल टू आपका बनता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा. अब अगर इसमें वैल्यू सब थीटा 0 पुट कर दी जाए तो आपको पता है cos 0 इज इक्वल टू 1 क्या होता है, दैट मींस द फार्मूला विल बी R इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. आपको कोई cos वगैरह की वैल्यू मालूम नहीं करनी, आपने सिंपली ये फार्मूला यूज करना है. और अगर यहाँ पे अभी भी थोड़ा सा इसको हम सिंप्लीफाई करें तो आप देखिए R इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, ये हो गया आपके पास a प्लस बी होल स्क्वायर के, और इसका स्क्वायर रूट ये कट जाएगा. सो R इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा a प्लस बी. ये है मैग्नीट्यूड का फार्मूला. स्टूडेंट यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल एक दे दें, अगर मैग्नीट्यूड ऑफ A इज इक्वल टू 4 न्यूटन एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द B इज इक्वल टू 3 न्यूटन एंड द थीटा एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री, तो बहुत ही सिंपल सा रिजल्टेंट, आपको कोई फार्मूला यूज नहीं करने, आपने a प्लस बी, इसका मतलब है 4 प्लस 3 करेंगे तो R क्या हो जाएगा, 7 न्यूटन. आंसर, दिस वन इज द करेक्ट आंसर. इस टेक्निक से आपको पता चलेगा. इसी तरह से अगर ये एंगल जो अभी हमने यूज की थी वो आपने क्या की थी, 0 डिग्री की थी. अब अगर यहां पे हम 60 डिग्री एंगल यूज करें, एंगल हम कौन सी यूज करें, यहां पे 60 डिग्री अगर यूज की जाए तो आप देखें स्टूडेंट, यहां पे फार्मूले में आपके पास, आपको पता है cos 60 की अगर हम बात करेंगे तो वो बराबर किसकी हो जाएगी, 1 अपान cos 60 की अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास ये किसके बराबर हो जाएगी, 1/2 के हो जाएगी. सो R इज इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 में कैंसिल हो जाएगा ए बी के. सो दिस इज द फार्मूला फॉर द रिजल्टेंट व्हेन द एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री. और यहां पे आप इसी फार्मूले को मद्देनजर रखते हुए इसको हल करेंगे. डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह से बिल्कुल अगर 60 के बजाय आपके पास एंगल 45 डिग्री दी जाए, अगर एंगल आपके पास यहां पे 45 डिग्री अगर दी जाए, तो डियर स्टूडेंट्स आपको पता होगा एंगल
45 डिग्री जो cos 45 जो होती है वो होती है 1/2 के होती है। तो ये अगर आप वैल्यूज करेंगे तो आपके पास यहां पे आ जाएगा radical 2 AB के। एक बात तो ध्यान में रखें, वो इस तरह से हुआ, कुछ इस तरह से था कि ये देखिए 2AB तो था, यहां पे क्या था 1/radical 2, तो 2 को आप लिख सकते हैं radical 2 into radical 2 AB into 1/radical 2, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा radical 2 AB, तो वही मैंने यहां पे लिखा है। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद अगर आपके पास एंगल आपके पास 30 डिग्री अगर दी जाए, एंगल आपके पास कितनी दिया है 30 डिग्री अगर एंगल हो, तो फिर आपके पास यहां पे जो आंसर यहां आएगा, यहां cos 30 डिग्री होती है रेडिकल 3/2 के, तो 2 में कैंसिल हो जाएगा और आपके पास यहां सिंपली आपके पास क्या आ जाएगा रेडिकल 3। दिस वन इज द फार्मूला व्हेन द एंगल इज 30 डिग्री। उसके बाद अगर आपके पास 90 की एंगल दी जाए, अगर एंगल आपके पास 90 की दी जाए और आपको कहा जाए रिजल्टेंट मालूम करें, तो r इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, आपको पता है cos 90 बराबर 0 के होती है, पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा। सो दिस इज द फार्मूला फॉर द एंगल ऑफ द 90 डिग्री। बिल्कुल इसी तरह से अगर एंगल आपके पास 90 के बाद 180 डिग्री दी जाए, 180 डिग्री की अगर एंगल दी जाए, तो फिर आपके पास आपको पता है cos 180 डिग्री -1 की होती है, दैट मीन्स r इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस हो जाएगा -2ab हो जाएगा। तो दिस इज द फार्मूला फॉर द रिजल्टेंट बाय द कोसाइन लॉ। और एक बात और आप जहन में रखें कि जब भी आप कोसाइन लॉ यूज करेंगे, इट कैन बी अप्लाइड फॉर द टू वेक्टर्स ओनली, एंड विद द हेल्प ऑफ द कोसाइन लॉ वी कैन फाइंड द रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट, वी कैन नॉट फाइंड द डायरेक्शन। इसमें आप बच्चे कहते हैं कि सर ये थीटा जो वो है ना एंगल, नहीं, थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, नॉट अगर रिजल्टेंट की डायरेक्शन है तो रिजल्टेंट की एंगल ये नहीं है। बिल्कुल इसी तरह से हम अब एक और एनालिटिकल मेथड की तरफ जा रहे हैं, दैट वन इज साइन लॉ। बेटा साइन लॉ आपके पास क्या है, अगर सपोज करें एक आपको ट्राइंगल दिया जाए, लेट सपोज दिस वन इज अ ट्राइंगल जिसके वर्टेक्स, ये वर्टेक्स ए है, ये बी है और ये सी है, इसकी ये एंगल जो है इसको मैंने अल्फा का, इसको बीटा और इसको क्या कह दिया गामा। ए के सामने वाले साइड को हमने स्मॉल ए से शो कर दिया, इसको बी से और इसको सी से। तो आप साइन लॉ क्या है, the ratio of the sine of the angle to the opposite side is always constant। कैसे, sine of alpha divided by its opposite sides, क्या लिखा है a, इसका जो रेशियो होगा वो हमेशा इसके दूसरे के रेशियो के बराबर है। कैसे, sine of beta divided by its opposite sides, its opposite sides क्या है b, that's equal to sine of gamma divided by c। this is the mathematical form of the sine law। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, a upon sin alpha is equal to b upon sin beta is equal to c upon sin gamma। so अब आप आए sin theta है क्या, analytical method for the addition of the vectors। with the help of the sine law we can find what, we can find the magnitude of the resultant as well as the direction of the resultant। so dear students, उसके बाद साइन लॉ के बाद अगर हम जाएं, दो प्रॉपर्टीज जो एडिशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो है, पहली है आपके पास कम्यूटेटिव लॉ। अब अगर कम्यूटेटिव लॉ की बात करें, सपोज करें डियर स्टूडेंट्स, अगर 2 + 7, अगर मैं आपसे कहूं इसका आंसर क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 9, और 7 + 2 का आंसर क्या होगा, इसका भी होगा 9। बिल्कुल इसी चीज को अगर हम अप्लाई करें, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज ऑलवेज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस ए, दैट मीन्स द एडिशन ऑफ द वेक्टर ओबेज कम्यूटेटिव लॉ। दैट वाज द कम्यूटेटिव। डियर स्टूडेंट, एक और प्रॉपर्टी की तरफ अब जब जाएं तो वो आपके पास है एसोसिएटिव लॉ फॉर द एडिशन ऑफ द वेक्टर्स। अब एसोसिएटिव लॉ है क्या चीज, पहले तो आप देखें, लेट सपोज 3 + 5 + 2, अगर ये 3 नंबर्स आपके पास है तो इसको आप दो तरह से ऐड कर सकते हैं। पहले तो आपने ये कर लिया कि 3 + 5 कर लिया और 2 को आपने यहीं रहने दिया, 3 और 5 क्या हो गए, 8 + 2 हो गए, तो आंसर आपके पास क्या आ गया 10। और भी तो तरीका हो सकता था, पहले मैं इसको कर दूं 5 + 2 कर दूं, तो यहाँ पे आपके पास ये हो जाएगा 7, इसको भी अगर आप करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 10। सो ये एसोसिएटिव लॉ कैन बी अप्लाइड फॉर द 3 वेक्टर्स। अब आपके पास यहाँ पे अगर लेट सपोज वेक्टर्स की बात करें, 3 वेक्टर्स अगर आपके पास हो, तो आपके पास वेक्टर ए
प्लस वेक्टर बी, अगर इसका जो रिजल्टेंट आएगा उसको अगर मैं वेक्टर सी में ऐड करूंगा तो याद रखिएगा ये बराबर हो जाएगा वेक्टर ए प्लस, यहां पे आपके पास हो जाएगा वेक्टर बी प्लस सी की, क्योंकि वेक्टर एडिशन इसको ओबे करता है, दैट मींस द वेक्टर एडिशन आल्सो ओबेज एसोसिएटिव लॉ। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने जितनी चीजें की उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाली हैं। तो सबसे पहली पॉइंट आपको जो बोर्ड पे नजर आ रही है, वेक्टर डज नॉट ओबे द लॉ ऑफ द सिंपल अलजेब्रा। इसका मतलब ये है, सेकंड पॉइंट आप देखें इसी के साथ ही, द वेक्टर्स ओबेज द लॉ ऑफ द वेक्टर अलजेब्रा। इसका मतलब ये ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड्स और एनालिटिकल मेथड्स कहें उसको, और जो है ग्राफिकल मेथड्स को ओबे करता है। वेक्टर डज नॉट ओबे द डिवीजन लॉ, वेक्टर्स को डिवाइड नहीं कर सकते, डिवीजन नहीं होती, इसमें एडिशन होती है, मल्टीप्लिकेशन होती है, लेकिन इसमें डिवीजन नहीं होती। हालांकि सब्ट्रैक्शन भी उसकी डायरेक्शन चेंज करके बेसिकली वो एडिशन की जाती है। उसके बाद आपके पास जो प्रॉपर्टी आपको नजर आ रही है वो है द टेंसर रैंक ऑफ द वेक्टर इज 1। मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं कि टेंसर क्या है, डायरेक्शंस बताता है वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में। इसमें क्योंकि वेक्टर में 1 डायरेक्शन होती है इसलिए इसकी रैंक क्या होती है, 1। Division of a vector by a positive scalar quantity gives a new vector whose direction is the same as the initial vector but the magnitude may change। ये हम कर चुके आज ही। उसके बाद स्केलर क्वांटिटी कैन नेवर बी डिवाइडेड बाय अ वेक्टर क्वांटिटी। याद रखिएगा कि अगर किसी भी वेक्टर को स्केलर क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगी, लेकिन उसकी डायरेक्शन सेम रहेगी। लेकिन एक स्केलर को किसी वेक्टर से आप डिवाइड नहीं कर सकते। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है, द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज अ मेजर टेल टू टेल और हेड टू हेड। मैं बता चुका हूं कि टेल टू टेल के बीच में जो एंगल होती है उसको कहते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, या हेड टू हेड के बीच में हो तब भी। जब हेड टू टेल रूल के मुताबिक लेते हैं तो उसको आपने कन्वर्ट करना होता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास है, वेक्टर नेवर बी इक्वल टू अ स्केलर क्वांटिटी। कोई भी एक, जैसे सपोज करें 4 मीटर एक डिस्प्लेसमेंट है, और यहां पे 4 मीटर ही एक डिस्टेंस हो तो यह कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, क्योंकि इसमें अलॉन्ग विद दैट डायरेक्शन भी होती है। और इसी तरह से अगर आप द मिनिमम वैल्यू ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी, मिनिमम वैल्यू की बात करें, इसका मतलब क्या बात करें, मैग्नीट्यूड की बात करें। क्वांटिटी इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू 0, या तो 0 या 0, कभी भी मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं होता, दैट मींस। उसके बाद है, इफ द वेक्टर्स आर पैरेलल देन देयर यूनिट वेक्टर्स आर सेम टू ईच अदर। क्या मतलब, अगर सपोज करें एक वेक्टर इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस पे, दूसरा वेक्टर भी एक्स एक्सिस में, लेट सपोज, तो इसमें एक्स एक्सिस पे यूनिट वेक्टर इसका क्या हो जाएगा, आई कैप, इसका भी क्या हो जाएगा, आई कैप, यूनिट वेक्टर सेम होगा। लेकिन अगर वेक्टर इस तरह से हो, अनलाइक पैरेलल वेक्टर हो, तब भी होगा किस पे, आई पे ही होगा। इसका मतलब है कि जब दो वेक्टर्स पैरेलल हो, फिर वो चाहे लाइक पैरेलल हो या अनलाइक पैरेलल हो, तो उनका यूनिट वेक्टर आपका वही आई ही बनेगा। इसी तरह से आपके पास नेक्स्ट अगर प्रॉपर्टी आप देखें, the angle between the like parallel vector is 0 and the angle between unlike parallel vector is 180 डिग्री। तो देखिए ये दोनों like parallel vector से इसके बीच में एंगल क्या है, 0, ये दोनों unlike है तो इसके बीच में एंगल क्या होती है, 180 डिग्री। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अब ये सारा सम अप कर रहा हूं जो लेक्चर दिया, द मैग्नीट्यूड ऑफ अ पैरेलल वेक्टर मे और मे नॉट बी द सेम। इक्वल वेक्टर्स में डायरेक्शन भी सेम होती है, मैग्नीट्यूड भी सेम होता है, लेकिन पैरेलल वेक्टर में जरूरी नहीं है कि सेम हो। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द लाइक पैरेलल वेक्टर आर द सेम देन दे आर नोन एज इक्वल वेक्टर्स। उसके बाद मजीद प्रॉपर्टीज इंशाल्लाह हम क्या करेंगे, रेजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर्स वगैरह पढ़ने के बाद इसको करेंगे। थैंक यू वेरी मच।